जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पठार के बारे में पढ़ेंगे, झील के बारे में जानेंगे और जलप्रपात के बारे में जानेंगे। तो हम लोग पहले पठार के बारे में समझते हैं। देखिए, पठार होता क्या है? वह मैदानी क्षेत्र जो ऊपर की ओर उठ जाता है। जैसे कोई मैदानी क्षेत्र है, जैसे ये देखिए, इस तरह से मैदानी क्षेत्र होते हैं, ये मैदानी क्षेत्र, और ये मतलब इस तरीके से ऊपर की ओर उठ जाए तो क्या कहलाता है? ये पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। भारत में जो पठार हैं वो जो उनकी ऊंचाई है लगभग 600 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से कितनी ऊंची ऊंचाई पर है? अधिकतम 600 मीटर तक की ऊंचाई पर है। तो देखिए, अब पठार के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, समझिए। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है समुद्र के किनारे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी के किनारे वाला जो हिस्सा है, ये हमारा कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। और इधर का हिस्सा ही कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश के, मैंने बताया था कि अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जो इसके बीचों बीच से निकलते हुए कहाँ आके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी से इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कहलाता है दक्कन का पठार। क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। और नर्मदा नदी से ऊपर वाला हिस्सा, ये कहलाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार। क्या कहलाता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार। तो पहले हम लोग दक्कन के पठार के बारे में समझते हैं। देखिए, समझिए। छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का निचला हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा, छत्तीसगढ़ के निचले वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बस्तर का पठार। क्या कहा जाता है? बस्तर का पठार। ये वाला हिस्सा क्या कहलाया? बस्तर का पठार। जब मैं आपको छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये क्या कहलाता है? बस्तर। तो यहाँ का पठार क्या कहलाता है? बस्तर का पठार। महाराष्ट्र का जो पूर्वी हिस्सा, महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है? विदर्भ कहलाता है। महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है? विदर्भ कहलाता है। तो ये कौन सा पठार हो गया? विदर्भ का पठार। कौन सा पठार हो गया? विदर्भ का पठार। क्या कहलाया? विदर्भ का पठार। ये हो गया तेलंगाना, तो ये कहलाया तेलंगाना का पठार। ये क्या कहलाया? ये तेलंगाना वाला हिस्सा, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, ये क्या कहलाया? तेलंगाना का पठार। ये जो है, ये है कर्नाटक। कर्नाटक का ये वाला हिस्सा कहलाता है धारवाड़। जो कर्नाटक का मैंने बताया था कि पुराना नाम क्या है? धारवाड़ है। कहलाया धारवाड़ का पठार। ये क्या कहलाया? धारवाड़ का पठार। क्या कहलाया? धारवाड़ का पठार। और देखिए, ये है तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु। तो ये कहलाता है, ये तमिलनाडु, तो ये कहलाता है तमिलनाडु का पठार। क्या कहलाया? तमिलनाडु का पठार। देखिए, पठार जो है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा होते हैं? यहाँ इनसे क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है पठारों के अंदर। पठारों से आपको कोयला प्राप्त होगा। इससे आपको इन पठार पे ही जलप्रपात पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जलप्रपात पाए जाते हैं। पठार पे ही क्या पाए जाते हैं? जलप्रपात पाए जाते हैं। तो दक्कन के पठार वाला जो हिस्सा है, इसमें कौन कौन से पठार हो गए? बस्तर का पठार, ये वाला हिस्सा विदर्भ का पठार, ये तेलंगाना का पठार, ये क्या कहलाया? धारवाड़ का पठार, और ये तमिलनाडु का पठार। तो जो सबसे अधिक जो खनिज पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ के पठार में। सबसे अधिक खनिज कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ के पठार में पाया जाता है सबसे अधिक खनिज। हो गया ये। अब देखिए, दक्कन का पठार जो है, ये पूरा दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार क्या है? भारत का सबसे
बड़ा पठार है। अब देखिए दक्कन के पठार को आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप। अब ट्रैप समझिए क्या होता है। देखिए जो ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे ज्वाला निकलती है, और ज्वाला जैसे धीरे धीरे निकलती है वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर बैठती जाती है और वो पठार का रूप ले लेती है। लेकिन उसी ज्वाला जो एक के ऊपर बैठ रही है उसके अंदर एक लकड़ी डाल दीजिए, मतलब बीच में कोई लकड़ी डाल दीजिए या फिर कोई भी घास फूस या कुछ डाल दीजिए, तो वो कहलाते हैं अवसादी चट्टान। मतलब उन ज्वालामुखी के बीच जो परत जम रही थी उसके बीच में किसी भी चीज़ का आ जाना, वो क्या क्या हो जाता है? अवसादी चट्टान हो जाती हैं। लेकिन अगर वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पर मतलब बैठते जा रहे हैं, उनके बीच में कुछ भी नहीं आता है, तो वो ट्रैप कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रैप। तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? दक्कन ट्रैप कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्कन ट्रैप। अब आते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि पर। देखिए ये जो है नर्मदा नदी के ऊपर, देखिए मैंने यहाँ बताया था एक विंध्याचल पर्वत था, तो इसे कहते हैं विंध्याचल का पठार या विंध्य का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्याचल का पठार, या फिर आप इसको विंध्य का पठार भी कह सकते हैं। राजस्थान में यहाँ पर है आपका मालवा का पठार। किसका पठार हो गया? मालवा का पठार। मालवा का पठार किसका पठार हो गया? मालवा का पठार। इसके ऊपर हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। किसका पठार? बुंदेलखंड का पठार। और इधर हो गया आपका बघेलखंड का पठार। यहाँ पे क्या हो गया? बघेलखंड का पठार। तो ये देखिए क्या क्या हो गया? नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो सबसे ऊपरी हिस्सा, नर्मदा नदी के ठीक ऊपर क्या कहलाया? विंध्याचल का पठार या विंध्य का पठार। इसके जो ऊपर विंध्याचल पठार के ऊपर 3 पठार कौन कौन से? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। कौन कौन सा? मालवा का, बुंदेलखंड का और बघेलखंड का पठार। देखिए झारखंड के पास आपको पाया जाता है एक छोटा नागपुर का पठार। क्या पाया जाता है? छोटा नागपुर का पठार। एक यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। और देखिए और जो आपका मेघालय है, मेघालय में पाया जाता है मेघालय का पठार। क्या पाया जाता है? मेघालय का पठार। अब देखिए ये जो मेघालय का पठार था, ये छोटा नागपुर के पठार का ही भाग था। किसका भाग था? छोटा नागपुर के पठार का ही भाग था। लेकिन हुआ क्या कि छोटा नागपुर के ये पूरा उसका भाग था, तो यहाँ से ये जमीन जो है वो थोड़ी सी नीचे धंस गई। क्या हो गया? जमीन नीचे धंस गई, जिसके कारण क्या हुआ? आप देखिए जमीन नीचे धंसने के कारण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल नीचे की ओर दब गए, नीचे की ओर दब गए। इसका लिंक इससे टूट गया। ये क्या हो गया? ये पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार अलग हो गया। तो क्वेश्चन आपका आता है कि छोटा नागपुर और मेघालय के पठार को कौन अलग करता है? तो इसको कहते हैं मालदा दरार। क्या कहा जाता है? मालदा दरार। तो छोटा नागपुर का पठार मेघालय के पठार को अलग करता है मालदा का दरार। देखिए झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भी 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? रांची का पठार, कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार। कौन कौन सा पठार? रांची का पठार, कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार। यहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। देखिए झारखंड का जो पठार है, इस पे देखिए झारखंड में क्या है? दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती थी? बहती है दामोदर नदी बहती है। तो इसे दामोदर घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामोदर घाटी। देखिए चूंकि ये पठार है, अब बताइए अगर कोई बारिश होती है, दामोदर नदी में पानी आता है, तो वो तो पानी नीचे की ओर जाएगा। पठार है, पठार होने के कारण नीचे की ओर जाता है, और नीचे की ओर जाने के कारण क्या करता था? ये पश्चिम बंगाल में घुस जाता था। इसी कारण पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का क्या कहलाती है? शोक कहलाती है, क्योंकि दामोदर नदी के कारण ही पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। तो नेहरू जी ने क्या किया कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत उस पर क्या कहे? बहुत सारे बांध बना दिए। तो क्या परियोजना कहलाई? दामोदर नदी पे बहुत सारे बांध बना दिए, जिसका कारण इसे क्या कहलाया? दामोदर घाटी परियोजना। क्या कहलाई? दामोदर घाटी परियोजना में। देखिए
मेघालय का पठार जहाँ पर है, मेघालय के पठार है। यहाँ पे अब मैंने आपको 3 पहाड़ियाँ बताई थी, कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम नोक्रेक, गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम नोक्रेक। तो आपको समझ में आया पठार कौन कौन से हो गए? प्रायद्वीपीय, ये पूरा हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, दक्कन का पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि। दक्कन का पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि। देखिए मैंने आपको बताया था ये कहलाती हैं पश्चिमी पहाड़ियाँ और ये कहलाती हैं क्या? पूर्वी पहाड़ियाँ। बताया था मैंने, ये पश्चिमी पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ियाँ। देखिए पठार की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कयाल, नहीं कयाल नहीं, कगार। क्या कहा जाता है? कगार। कगार का मतलब होता है बॉर्डर लाइन, मतलब किनारा। जैसे आपने कभी कभी आप खुद भी बोलते हैं कि अब तुम बर्बादी के कगार पर आ गए हो। कगार का मतलब क्या होता है? किनारा। कगार का मतलब किनारा। और दहलीज का मतलब जब आप उसमें एंटर करते हैं, दहलीज जो एंटरिंग पॉइंट होता है, कगार मतलब एंडिंग पॉइंट, मतलब जो बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं। तो दक्कन, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्कन का पठार किन 2 कगारों के बीच में है, तो पश्चिमी घाट और पश्चिमी पहाड़ी और पश्चिमी घाट के कगार और पूर्वी घाट के कगार। देखिए ये जो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये त्रिभुज के आकार का है। देखिए कैसे, ये है, ये गया और ये देखिए त्रिभुज बन रहा है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार किस आकार पूछे तो आपको क्या बोलना है? त्रिभुज के आकार का है। प्रायद्वीपीय पठार किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। तो कौन कौन से पठार हो गए? दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार। दक्कन के पठार में क्या क्या आता है? छत्तीसगढ़ का निचला हिस्सा, बस्तर का पठार, महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा, विदर्भ का पठार, कर्नाटक वाला हिस्सा, धारवाड़ का पठार, तमिलनाडु वाला हिस्सा, तमिलनाडु का पठार, और तेलंगाना वाला हिस्सा, तेलंगाना का पठार। तो दक्कन के पठार में कितने हो गए? 5 पठार हो गए। अब आते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि के पठार में। तो जो नर्मदा नदी से जस्ट ऊपर का हिस्सा है वो क्या कहलाता है? विंध्याचल का पठार या विंध्य पठार। विंध्याचल के ऊपर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ठीक है। फिर आप जब झारखंड में जाते हैं तो झारखंड में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? रांची का पठार, कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार। और इधर जो है क्या है? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, मेघालय में कौन सा हो गया? मेघालय का पठार। देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पर है लद्दाख। यहाँ पे क्या है? लद्दाख। यहाँ पे भी एक पठार है जिसको क्या कहते हैं? लद्दाख का पठार। क्या कहा जाता है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। तो ये आपके हो गए, क्या हो गए? पठार। और पठार पे ही क्या होते हैं? जलप्रपात होते हैं। तो चलिए जो हम लोग अब जलप्रपात और झील के बारे में पढ़ते हैं। पठार आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ जलप्रपात है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला क्या है कि जोग जलप्रपात, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। शरावती नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। शरावती नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये जोग जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये है गोकुक जलप्रपात। क्या है? गोकक जलप्रपात। ये किस पे है? गोकक नदी पर है। कहाँ पर है? गोकक नदी पर। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह है शिव समुद्रम जलप्रपात। देखिए शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। और कावेरी नदी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। उसके बाद आता है आपका यन्ना और धुआंधार। कौन कौन सा? यन्ना और धुआंधार। यन्ना और धुआंधार दोनों जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मतलब एमपी में। कहाँ पर? एमपी में।
और ये जो आपका चूलिया और पनामा, चूलिया और पनामा कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी। और चंबल नदी कहाँ? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान में। ये हो गई आपकी हुंडरू नदी, हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। ये है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी कहाँ है? झारखंड। झारखंड के रांची में। कहाँ पर? रांची में। और ये जो हो गया आपका चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ में। तो कौन कौन से कितने जलप्रपात हो गए? 9 जलप्रपात है लगभग। जिसे जोग जलप्रपात, जिसे गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, जो किस पे? शरावती नदी पर है। कहाँ? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र पे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। येन्ना और धुआंधार कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, जो कहाँ है? एमपी में है। चुलिया और पनामा कौन सी नदी पर है? चंबल नदी। कहाँ पर? राजस्थान में। हुंडरू नदी स्वर्णरेखा नदी पर, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। कहाँ? झारखंड रांची में। और चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है। कहाँ में? छत्तीसगढ़ में। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? झील के बारे में। चलिए झील के बारे में समझते हैं। चलिए अब हम लोग झील के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ झीलों के नाम हैं और उनके बारे में जानते हैं। पहले ये समझ लीजिए झील किसे कहते हैं। तो झील वैसा मतलब जलीय क्षेत्र जिसका स्रोत क्या होना चाहिए? भूमिगत होना चाहिए, मतलब भूमि से आना चाहिए, बारिश के पानी से नहीं। जो वर्षा का पानी होता है वो स्रोत नहीं होता है झील का। झील का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? भूमिगत जो जल होता है, मतलब जमीन से जो पानी आता है, तो वो क्या कहलाता है? झील। जो मतलब एक पृथ्वी के ऊपर ही, मतलब जो पानी का बड़ा एरिया क्या कहलाता है? झील कहलाता है। और वो उसका जो स्रोत होता है वो भूमिगत होना चाहिए। तो चलिए पहला जो झील है वो कौन सा झील है? डल झील। कौन सा झील है? डल झील। ये कैसा झील है? ये मीठे पानी का झील है। मीठा पानी का मतलब वो होता है जिसे आप पी सकते हैं। जिसे आप पी सकते हो क्या कहलाता है? मीठा पानी। तो डल झील ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद है वुलर झील। वुलर झील भी मीठे पानी की झील है। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। ये भारत का सबसे बड़ा झील है। उसके बाद आते हैं चोलामू झील। चोलामू झील जो है ये भी मीठे पानी का झील है, जो कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। ये जो है भारत का सबसे ऊंचा झील है। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा झील। ये भारत का सबसे बड़ा झील है। अब देखिए ये जो है लोकटक झील, ये भी मीठे पानी का झील है। लोकटक झील मीठे पानी का झील, जो कि कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। ये जो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। ये पूर्वोत्तर भारत का क्या है? सबसे बड़ा झील है। तो ये चारों जो कैसे हो गए? मीठे पानी का। कैसा हो गया? मीठा पानी का झील हो गया। अब देखिए इसके बाद आते हैं चिल्का झील पे। चिल्का झील जो है ये खारे पानी का झील है। ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। खारे पानी की झील कहाँ? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। पुलिकट झील जो है ये आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और ये भी खारे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तमिलनाडु की सीमा पर है। ये भी कैसा है? खारे पानी का झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और ये एक क्या है? लेगून झील है। कैसा है? लेगून झील है। ये है बेम्बनाड झील। क्या है? बेम्बनाड झील। ये कहाँ में है? ये केरला पे है। कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पर? केरला में। इसे देखिए ये भी एक लेगून झील है। ये जो है
इसे पश्च सागर झील या कयाल झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च सागर झील या कयाल। इस झील पर एक प्रतियोगिता होती है, नौकायान प्रतियोगिता, जिसे क्या कहते हैं? बालम कालीन नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? बालम कालीन नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता, जो कहाँ पे होती है? वेम्बनाड झील में होती है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरला में है। सांभर झील, सांभर झील जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में ये जो है, ये जो सांभर झील है, ये सर्वाधिक खारे पानी की झील है। कौन सी है? सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। चिल्का झील भी खारे पानी की झील है ये, लेकिन चिल्का झील जो है वो खारा पानी क्या है? सबसे बड़ी झील है। और सांभर झील जो है वो सर्वाधिक खारे पानी की झील है। ये हो गया लोनार झील। लोनार झील जो है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसका जो निर्माण है, इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। इसका निर्माण किससे हुआ है? उल्का पिंड से हुआ है। किससे हुआ है? उल्का पिंड से हुआ है। ये है निजाम सागर झील। क्या है? निजाम सागर झील। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। और हुसैन सागर झील ये कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। और ये कौन सा है? कोलरू झील। ये कहाँ पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये भी एक क्या है? लेगून झील है। ये भी क्या है? लेगून झील है। देखिए ये आपको समझ में आ गया कौन सा? डल झील जम्मू कश्मीर मीठा पानी, वुलियर झील जम्मू कश्मीर मीठा पानी, चोलामू झील सिक्किम में, लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में खारा पानी, पुलकिट झील खारा पानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वेम्बनाड झील केरला में, सांभर झील खारा पानी राजस्थान में, लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कैसा झील कैसा है? ये क्रेटर है। क्रेटर भी कहते हैं, क्रेटर झील या फिर उल्कापिंड से बना हुआ। निजाम सागर झील तेलंगाना में, हुसैन सागर झील हैदराबाद में, और कोलरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कैसा झील है? लेगून झील है। देखिए कोल्डेर झील क्या कहलाता है? जिस झील का निर्माण ज्वालामुखी से होता है वो क्या कहलाता है? कोल्डेर झील। ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। क्रेटर झील, इसका निर्माण उल्कापिंड से होता है, जैसे कि ये वाला महाराष्ट्र वाला लोनार झील। तो क्रेटर झील कौन से कहलाते हैं? जिसका निर्माण उल्कापिंड से होता है। कोल्डेर झील की क्या कहलाते हैं? जिसका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। ये जो है भारत में नहीं पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और सुनिए। देखिए अब कुछ झील ऐसी होंगी जिनके नाम में क्या लगा होगा? नाग या नागिन होगा। तो जहाँ भी आपको नाग या नागिन, जिस भी झील के नाम के आगे नाग नागिन दिखाई दे तो समझ लीजिए वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मतलब नाग नागिन वाले झील जितने भी वो कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। इसी तरह एक आपको ताल करके झील आएंगे, जैसे भीमताल, नैनीताल। तो ये सारे ताल वाले झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। एक ताल है कौन सा? रामगढ़ ताल। वो कहाँ पाया जाता है? वो उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। खाली आपको एक यही वाला ताल याद रखना है, रामगढ़ ताल। ये कहाँ पाया जाता है? गोरखपुर में पाया जाता है। यूपी के कहाँ पाया जाता है? गोरखपुर में। कौन सा? रामगढ़ ताल। और एक है कांवर झील, वो कहाँ पाया जाता है? बिहार के बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में कौन सा झील पाया जाता है? कांवर झील। तो जितने भी ताल है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। जितने भी नाग नागिन जम्मू कश्मीर में। खाली आपको एक ताल याद रखना, रामगढ़ ताल। वो कहाँ पर है? यूपी के गोरखपुर में है। वो कहाँ? यूपी के गोरखपुर में। और बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में कांवर झील। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पठार के बारे में, जलप्रपात के बारे में और झील के बारे में। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी न्यू विजिटर है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगने के बाद ही आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।